भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने महाराष्ट्र शासन में अद्भुत योग्यता का परिचय देकर के कई क्षेत्रों में एक कर्मयोगी के नाते, जो कि राजनीति में होते हुए भी तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कार्य को सही रूप में संपन्न नहीं कर लेते, ये ख्याति प्राप्त की है। ऐसे नितिन गडकरी जी आज की इस सभा में, जिन्होंने मेरा काम बहुत सरल कर लिया है, मुझे अपनी इस बार की यात्रा का कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साधारणतः मैं बाकी स्थानों पर बताता हूं कि मैंने इस बार इस यात्रा को कब और कैसे, इसके बारे में निर्णय किया। यह भूमिका पूरी की पूरी तो नितिन जी ने विस्तार से आपके सामने रख दी, और यह बात सही है कि निर्णय उन्होंने ही एक प्रकार से किया। मेरी अगर किसी से बात हुई तो उनसे ही बात हुई, और उन्होंने ही एक प्रकार से इस यात्रा को मुझे करना चाहिए, ये मुझे सलाह दी। वेंकैया जी मेरी बात समझते हैं चित्र से, इसीलिए उन्होंने भी अपनी भाषण में और कुछ ज्यादा नहीं कहा सिवाय इसके कि ये यात्रा क्यों की अडवाणी ने। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि अभी 7वां दिन है मेरी इस यात्रा का। वैसे मेरी ये 6ठी यात्रा है, उसका आज 7वां दिन है, और कितना कैसा संयोग है कि 7वां दिन मैं संध्या को नागपुर शहर में हूं, जिस नागपुर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, सामान्य महत्व नहीं है। यद्यपि नागपुर जब मैंने पहली बार देखा था 1946 में, तब इतना भव्य, इतना अच्छा शहर नहीं था, मुझे स्मरण है। लेकिन बहुत सारे पत्रकारों ने, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान में मुझसे इंटरव्यू किए, तो एक सवाल जरूर पूछते थे कि आप इस आयु में और इतना एक्सर्शन उठाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, क्या कारण है? मैंने कहा बहुत सीधा कारण है। 14 वर्ष की आयु में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, और वह केवल मात्र किसी संगठन का सदस्य बनना ऐसा नहीं था। मैं मानता हूं कि उस उम्र से मेरे 2 परिवार हो गए। एक तो मेरा निजी परिवार था ही, मेरे माताजी, पिताजी और बाकी जितने सारे संबंधी हैं। आगे चल करके मेरा अपना परिवार हुआ, मेरी पत्नी, मेरा अपने बच्चे, वो दूसरा परिवार बना। एक वैचारिक परिवार, एक व्यक्तिगत परिवार। इन 2 परिवारों ने जीवन भर मुझे जितना स्नेह, सम्मान और सहयोग दिया है, वही मेरी ताकत है, उसके अलावा कोई ताकत नहीं। और इस समय मैं मानता हूं कि भारत एक ऐसे स्थान पर पहुंचा है कि जहां पर सारी दुनिया मानती है कि that this
country has the making of a major superpower. ये महान देश बन सकता है, ये इसकी संभावनाएं हैं। आज से 20-25 साल पहले ये लोग स्वीकार नहीं करते थे, नहीं मानते थे। मैं दुनिया भर में जाता था कभी कभी सांसद के नाते, तो जिस प्रकार की धारणा, जिस प्रकार के विचार भारत के बारे में सुनता था, मन दुखी होता था। 20-25 सालों में परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन आने के बाद भी पिछले साल 1.5 साल में विदेशों में बैठे हुए भारतीय भी जब यहाँ के समाचार सुनते हैं, बहुत दुखी होते हैं। एक के बाद एक घोटालों की चर्चा होती है। मुझे याद है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में चल रही थी, तब बहुत टेलीफोन आते थे। विदेशों में जो भी भारतीय थे, जो मुझे जानते थे, वो मुझे फोन करते थे कि एक बड़ा खेल का इवेंट हो रहा है, खेलों का कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही है दिल्ली में, और बाकी देशों में जब कॉमनवेल्थ गेम्स होती है या ओलंपिक्स होते हैं, तो उन देशों की जितनी खबरें आती हैं वो पॉजिटिव खबरें आती हैं कि अब इतना भव्य स्टेडियम बन गया, अब इतना ये हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। यहां पर तो पूरी खबरें जो है उल्टी आती है, लगातार नेगेटिव खबरें आती है। ये भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है, और बात सही थी। अच्छी खबरें केवल मात्र जिस समय खेल हुए थे उस समय थोड़ी बहुत अच्छी खबरें आई कि हमारे खिलाड़ियों ने ये उपलब्धि की। बाकी पूरी देर, और मैं मानता हूं कि तब से करके मेरे मन में एक ग्लानि पैदा हो रही है, क्या हो क्या रहा है हमारे देश को। उसके बाद संसद का अधिवेशन जब शुरू हुआ तो पहले ही दिन मुंबई का वो डिफेंस लैंड का स्कैंडल, फिर स्पेक्ट्रम स्कैंडल, फिर सीएजी की रिपोर्ट, एक एक करके जैसे जैसे आते गए, फिर उसके बाद आपको बताया ही कि किस बात ने मुझे प्रेरित किया और मुझे कष्ट दिया। और मैं साधारणतः कहीं पर भी भाषण करता हूं तो मन में अगर गुस्सा भी हो तो भी गुस्सा भाषण में प्रकट नहीं होता, लेकिन मैं उस दिन बता सकता हूं कि संसद में जब 8 सितंबर को मैं बोला था तो मैं अपने गुस्से को रोक भी नहीं पाया। मैंने कहा हो क्या गया है सरकार को। भ्रष्टाचार के बारे में जिन जिन देशों ने कोई कानून बनाए हैं, इंग्लैंड ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, कनाडा ने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, न्यूजीलैंड ने बनाया है, उनने न केवल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जैसा कानून बनाया है, लेकिन सब देशों ने प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स एक्ट भी बनाए हैं। विसल ब्लोअर उसको कहा जाता है कि जो किसी संस्था के भीतर रहते हुए उस संस्था के द्वारा अगर कोई भ्रष्टाचार किया जाए, अनैतिक कार्य किया जाए, तो उसका पर्दाफाश करे, उसको एक्सपोज करे, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं, और उस विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैंने अपने भाषण में कहा कि प्रणब मुखर्जी ने एक बार करप्शन के खिलाफ क्या क्या कदम हम उठा रहे हैं इसका वर्णन करते हुए कहा, हम विसल ब्लोअर्स एक्ट भी बना रहे हैं हिंदुस्तान में। और आप में से कोई प्रधानमंत्री का परसों का वक्तव्य देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि देयर इज नीड टू हैव अ फ्रेश क्रिटिकल लुक एट द RTI एक्ट। मैं हैरान हुआ
कि भाई पिछले कई महीनों से कभी कभी सरकार से पूछा जाता था कि तुमने देश की सरकार को ईमानदार बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या किया है। तो हमेशा कहते थे देखो किसी और सरकार ने थोड़ी किया, हमने ही आरटीआई एक्ट बनाया। और आज कोई भी नागरिक आरटीआई से सवाल पूछता है, एकदम जवाब मिल जाता है। सही बात है। लेकिन जब परसों मैंने प्रधानमंत्री का लंबा भाषण सुना, पढ़ा अखबार में डिटेल्स में, उसमें इस बात का जिक्र था कि इस आरटीआई एक्ट को कुछ बदलना चाहिए। बाद में जरूर उनको लगा कि इसका अर्थ कहीं गलत को न ले, इसीलिए उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी डाइल्यूशन ऑफ द एक्ट, बट देयर इज नीड टू हैव अ क्रिटिकल लुक एट इट अगेन। मैंने उसी तरह कहा सो फार एज वी आर कंसर्न्ड, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस दिशा में बढ़ने की कल्पना को ही हम गलत मानते हैं। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री को गुस्सा इसलिए लगा है क्योंकि इस आरटीआई एक्ट के कारण सारी दुनिया के सामने यह बात साफ हो गई कि यूपीए गवर्नमेंट इज प्रेजेंटली इन अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर। आज लड़ाई चल रही है यूपीए गवर्नमेंट में, न केवल प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के बीच में, लेकिन दो वरिष्ठ मंत्रियों के बीच में। एक प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री और एक गृह मंत्री चिदम्बरम जी। सिविल वॉर चल रही है, कोई सरकार नहीं चल रही। किसी ने सही कहा कि देयर मे बी अ गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली बट देयर इज नो गवर्नेंस इन द कंट्री टुडे। सही कहा। इतनी खराब हालत है भ्रष्टाचार के कारण, बदलाव है, डिसफंक्शनल गवर्नमेंट, पैरालाइज्ड गवर्नमेंट। कैसी समस्याएं हल होंगी देश की। मैं आज निकला हूं, इसीलिए निकला हूं, क्या इस सरकार को चलना चाहिए 3 साल और? वैसे कभी गिर जाए तो हमको भरोसा नहीं, हालत बहुत खराब है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा होगा देश के लिए। इनका सौभाग्य है कि इनके यहां पर कोई इस समय वीपी सिंह नहीं है। मैं वीपी सिंह जब शब्द कहता हूं तो मेरा अभिप्राय है कोई ऐसा मंत्री सरकार में जो महत्वाकांक्षी हो और साथ साथ उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी हो ईमानदारी के संदर्भ में। ऐसा नहीं है। महत्वाकांक्षी तो बहुत लोग हैं, और इसीलिए पिछले दिनों में बहुत सारे पत्रकारों ने मुझसे जब इंटरव्यूज किए, उसमें एक ये भी कहते थे, उनको ये बात समझ में नहीं आती कोई राजनीतिक व्यक्ति विशुद्ध इसलिए क्यों इतनी मेहनत करे कि भाई भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि इज दिस यात्रा ऑफ योर्स सो स्ट्रेनुअस, 40 days, 38 days, intended to repackage Advani, LK Advani? मैंने कहा कमाल है, इस उम्र में मुझे रीपैकेज करना है अपने को। This has nothing to do with LK Advani. I said this has nothing to do even with the BJP. If there is any central point in this entire yatra, it is nothing but India, Bharat. ये बात मैंने तब पहली बार कही थी, आज से कुछ महीने पहले, जब यहाँ पर खेल हुए थे और उस क्रिकेट फाइनल में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का खेल हुआ था मुंबई में। मैं भी देखने गया था। दोनों देशों के, श्रीलंका के और भारत के राष्ट्रपति वहां पर आए थे और उन्हीं के पेविलियन में हमको भी बिठाया गया था। और वहां बैठे बैठे मैं जब खेल देख रहा था
और खेल हम जीत गए। धोनी ने आखिरी सिक्सर लगाया, तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से जितना उल्लास वहां पर देखा, न केवल पेविलियन में लेकिन पूरी मुंबई में, पूरे देश में, गांव के लोग जो कुछ नहीं समझते क्रिकेट का, पता भी नहीं कि क्रिकेट में रन्स होती हैं कि गोल होते हैं, खुशी आनंद था। तो मैंने तब एक टिप्पणी की थी, लिखा था कि अपने ब्लॉग में, कि इसका क्रिकेट से संबंध नहीं है, इसका देश से संबंध है, भारत से संबंध है। मेरा भारत जीता, मेरा भारत विजयी हुआ, इसकी जो खुशी एक एक देशभक्तों को होती है, एक एक नागरिक को होती है, उसका महत्व है। मैं मानता हूं कि आज भ्रष्टाचार के कारण जो लोग दुखी हैं, वो दुखी सचमुच तो उनको भ्रष्टाचार तकलीफ रोजमर्रा के जीवन में देता है। ये जो करोड़ों रुपए खा गए लोग, उसके कारण उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको तकलीफ होती है इस बात की। और इसीलिए मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई पहले तुम्हारी जो रथ यात्राएं थी वो इस प्रकार की थी, खास करके तुमने पहली रथ यात्रा की थी आज से 21 साल पहले 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा। उसमें जो जबरदस्त तुमको प्रत्युत्तर मिला था, वो तो इस कारण था कि उसका संबंध एक अयोध्या के मंदिर से था। और मंदिर की बात जिस प्रकार का इमोशन अराउंस करती है, वह ये नहीं कर सकती। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने इन पिछले 7 दिनों में जो दृश्य देखे हैं, मैंने कभी पूर्व की किसी यात्रा में नहीं देखे। ह्यूमन वॉल जैसे होती है ना, ह्यूमन चेन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जयप्रकाश नारायण के गांव से, जन्म स्थान से चल करके मैं जब पटना आया, मैंने पूछा था नीतीश जी से, सुशील मोदी से कि कितने किलोमीटर है, तो उन्होंने कहा कि लगभग 100 किलोमीटर होंगे। आप सोच सकते हैं कि 100 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 8 घंटे लगे मुझे, 8 घंटे। रथ चल नहीं रहा था, इतनी भीड़ थी, बिगिनिंग टू एंड। और बिहार के बारे में तो फिर भी मैं समझ सकता था, बिहार की अपनी प्रकृति है, लेकिन मुझे आश्चर्यचकित किया मध्य प्रदेश की 5 दिनों ने। मुझे तो लगा कि जैसे वो होते ना बहुत सारे स्थानों पर रोलर कोस्टर्स, और रोलर कोस्टर का जो असर होता है ना, धीरे धीरे करके मोमेंटम बढ़ता जाए, वैसी स्थिति मुझे मध्य प्रदेश में अनुभव हुई। सचमुच अद्भुत है। और इसीलिए आज यहाँ पर नागपुर में आपके सामने मैं खुल करके बोल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यह बात समझनी चाहिए कि हमारे सब लोगों का केंद्र बिंदु होना चाहिए भारत। उस भारत को महान बनाना है। पूरी यात्रा में मेरा साथी सहयोगी शिवराज चौहान मुख्यमंत्री हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी विनम्रता। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनके सामाजिक कार्यक्रम। और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने 2 कदम उठाए हैं, जिनमें से एक के लिए उनके राज्यपाल ने भेज दिया है, केंद्र के पास पड़ा हुआ है, जिसका उल्लेख किया था नितिन जी ने, कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट भ्रष्टाचार का दोषी होगा, एसेट्स उनके पास ज्यादा होंगे उसकी नॉर्मल इनकम के, तो हम कदम उठाएंगे, मजबूती के साथ तुरंत उठाएंगे, और उसको ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। केंद्र सरकार ने रोक रखा है और बात करती है भ्रष्टाचार मिटाने की। ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिनके कारण मैं मानता हूं कि यह यात्रा मेरी बहुत लंबी नहीं है, केवल 38 दिन है। स्वर्ण जयंती रथ यात्रा बहुत लंबी थी, 59 दिन तक चली थी,
और उसमें मैंने इस बात पर बल दिया था कि 50 साल पहले भारत आजाद हुआ, स्वराज मिल गया, लेकिन स्वराज जिन्होंने संभाला वे उसको सुराज नहीं बना सके। शासन तो संभाला, अपना शासन हो गया, अच्छा शासन नहीं हुआ। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देश की जनता को वचन देता हूं कि जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का मौका मिलेगा, केंद्र में मिले, प्रदेश में मिले, हम आपको अच्छा शासन देने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सौभाग्य ये कि 97 में ये वचन दिया, 97 में ये वचन दिया और 98 में कोई लोकसभा का चुनाव ड्यू नहीं था, लेकिन 98 में चुनाव हो गया और चुनाव हो गया और हमको देश की जनता ने सरकार बनाने का अवसर दिया। वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, 6 साल वाजपेयी जी का शासन रहा और आज मैं गर्व के साथ, खुशी के साथ कहा करता हूं कि वो 6 साल एक प्रकार से मॉडल गवर्नमेंट थी वाजपेयी जी की। केंद्रीय सरकार, मैंने सारी सरकारें देखी है, पंडित नेहरू से लेकर के और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तक, वाजपेयी जी की सरकार में जिस प्रकार की जनता सी सेवा हुई, केवल वह न्यूक्लियर पावर बना इतना ही नहीं, तो जिस प्रकार की सड़कें बनी, विदेशों से लोग आते थे, सड़कें देख करके आते थे, हाईवे देख करके आते थे, तो बार बार आकर के कहते थे कि दुनिया भर में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में इतनी शानदार हाईवेज है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकती। और हम उनको कहते थे अब आया है अवसर, हम बना करके दिखाएंगे, और बना करके दिखाया। ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री की गांव गांव में बने, सब बातें बनी है। मैं आपको इसी प्रसंग में इस बात का भी उल्लेख करूं, मध्य प्रदेश गया था, चला जबलपुर से और जबलपुर से आगे जा रहा था तो सड़क इतनी खराब थी, शहर से बाहर निकलते ही तो मुझे पूछना पड़ा शिवराज सिंह चौहान से कि इतनी खराब क्यों है सड़क। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, ये नेशनल हाईवे है, केंद्रीय सरकार के अधीन है और केंद्रीय सरकार ने हमसे रिपेयर करने का भी अधिकार छीन लिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं प्रधानमंत्री को लिखूंगा। और उन्होंने मुझे सारे तथ्य दिए जो भी दिए हैं और थोड़ी देर बाद ही, आधा घंटा बीता, अचानक सड़क बहुत बढ़िया हो गई। मैंने पूछा शिवराज जी से फिर से, मैंने कहा ये अब तो बहुत अच्छी हो गई। कहा ये स्टेट हाईवे है, ये नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है, इसलिए बहुत अच्छा। इतना कॉन्स्पिक्यूअस है जगह जगह पर। हमारी सरकारें जहां जहां पर हैं वहां पर अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सेवा हो रही है जनता की। और मुझे लगता है कि मैंने 97 में जो वचन दिया था वो मेरे सभी लोग, मेरे सभी साथी ईमानदारी से उसका पालन कर रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इस बार की यात्रा में मैंने नई बातें अगर कही हैं तो नंबर 1, केवल मात्र अच्छा शासन नहीं, अच्छी ईमानदार राजनीति भी, गुड गवर्नेंस एंड क्लीन पॉलिटिक्स, ये पहली बात कही है। दूसरी बात मैंने कही है कि विदेशों में जो धन जमा किया है लोगों ने, जिसका जिक्र सबसे पहले मैंने किया था, मजाक उड़ाया था मेरा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा था कि क्या बात कर रहे हैं अडवाणी, और अगर विदेशों से पैसा आ सकता होता तो उनकी सरकार 6 साल थी, उन्होंने क्यों नहीं उसको लाया, ये उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अडवाणी ने इलेक्शन होने वाला है इसीलिए उन्होंने एक इलेक्शन स्टंट किया है। मैंने तब उनको एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में मैंने उन्हें लिखा कि मेरी जानकारी में अमेरिका ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, कई पश्चिमी देशों ने स्विट्जरलैंड की बैंकों को
और जिन जिन और देशों में इस प्रकार के टैक्स हेवन्स हैं, जैसे स्विट्जरलैंड की बैंक है, उनके ऊपर दबाव लाना शुरू कर दिया है कि आप हमारे यहाँ के जितने सारे नागरिक हैं जिन्होंने आपके यहाँ पर पैसे जमा करवाए हैं, उनके नाम हमको दीजिए। इतना ही नहीं तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक प्रस्ताव पारित करवाया है जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, और उस प्रस्ताव के कारण इस प्रकार के टैक्स हेवन्स पर पाबंदियां लग रही हैं। धीरे धीरे करके उनको यूएन मजबूर कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बेईमानी का पैसा कोई आकर के आपके यहाँ पर जमा कराए और कहे कि मेरे 500 करोड़ है, आप अपनी बैंक में जमा कर दें, आप बिना पूछताछ किए हुए उसको जमा कर दें। ये नहीं चलेगा। उन्होंने किया है। धीरे धीरे करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल के आरंभ में इन सब परिणाम, इन सब प्रेशर्स के कारण स्विट्जरलैंड ने एक कानून पारित किया है। दे हैव पास्ड अ लॉ बाय नेम रेस्टिट्यूशन ऑफ इलिसिट एसेट्स एक्ट। जो बेईमानी के एसेट्स हैं वो अगर हमारे पास आएंगे हमारी बैंक में और कोई देश हमको कहेगा कि ये जो है वो बेईमानी के एसेट्स हैं, तो हम उनको वापस कर देंगे। ये उन्होंने कानून पास किया है। मैं इस बात का जिक्र इस सारी कैंपेन में इसलिए कर रहा हूं कि मैं मानता हूं कि सरकार अगर चाहती तो इससे पहले कर सकती थी। खास करके जब अमेरिका ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, कई सारे देशों ने अपने पैसे वापस किए, हमारी सरकार ने ईमानदारी की कोशिश ही नहीं की। एग्रीमेंट्स किए हैं तो उसमें भी उन लोगों को बचाने की कोशिश की है कि जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने मांग की है, मैं आज फिर से मांग करता हूं कि आने वाले अधिवेशन में, शीतकालीन अधिवेशन में, भारत सरकार काले धन के संदर्भ में उन्होंने अब तक क्या क्या प्रयत्न किया है इसके बारे में श्वेत पत्र प्रकाशित करें, व्हाइट पेपर प्रकाशित करें। और वो व्हाइट पेपर प्रकाशित होगा तो उस व्हाइट पेपर पर बहस होगी, तब हमको जितनी बातें संसद में कहनी होगी वो सब कहेंगे। आखिर तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पहली लड़ाई की सफलता हमको मिली वो संसद में मिली, जब हमने सब घोटालों को सुन करके, खास करके सीएजी ने जब स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए कहा कि इसमें 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ है, तो हमने मांग की कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर नहीं बनाएगी ये सरकार तो बिजनेस कोई नहीं होगा हाउस का, और कोई बिजनेस नहीं हुआ उस विंटर सेशन में। प्रणब मुखर्जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि देखिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मान जाइए। आखिर तो ये पहली बार थोड़ी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनना, पहले भी बनी है। और वो मान गए और हो गया। मेरी उनसे बात हुई, उसके आधार पर हो गया और आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपना काम कर रही है। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि ये अमाउंट इतना बड़ा है, बहुत सारे अमाउंट छपे हैं, स्पेकुलेशन होता रहता है। श्वेत पत्र आएगा तो उसका भी जिक्र सरकार को करना पड़ेगा कि उनकी कल्पना क्या है कि कितना अमाउंट है जो विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है भारत का। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि स्विट्जरलैंड की बैंकिंग एसोसिएशन के अनुसार ये अमाउंट काफी बड़ा है। एक बात उसकी ये कही है उन्होंने कि कुल मिलाकर के जितने बाकी देशों का की पूंजी है स्विस बैंक्स में, उससे ज्यादा अकेली भारत की पूंजी है। पहली बात एक कही है। दूसरी बात उन्होंने कही है जिसके बारे में 2-3 वर्शंस है, लेकिन एक वर्शन ये है जिसको माना जाता है कि साधारणतः उसको चाहे कंजर्वेटिव माना जाए लेकिन विश्वसनीय माना जाए, तो उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा है।
मैं मानता हूं कि 2.5 लाख करोड़ भी हो, इससे ज्यादा न हो, 2.5 लाख करोड़ अगर वापस आ जाए तो हिंदुस्तान के 6 लाख गांव हैं हिंदुस्तान में, एक गांव भी ऐसा नहीं बचेगा जिस पर बिजली न हो, जिस पे शुद्ध पीने का पानी न हो, जिसमें कोई अच्छा स्कूल न हो, जिसमें कोई अच्छी डिस्पेंसरी न हो, जिसके किसानों को अपने खेतों के लिए पर्याप्त जल न हो। ये सारी की सारी जो एलिमेंट्री बातें हैं वो सब पूरी हो जाएंगी और हमारे गांव जो आज बहुत गरीब है, बहुत पिछड़े हुए हैं, वे सब समृद्ध गांव हो जाएंगे। इनकी चिंता रख करके हमने ये बात कही है और ये यात्रा आरंभ की है। मैं विश्वास करता हूं कि 20 नवंबर को जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तब तक इतनी जन चेतना पैदा हो चुकी होगी कि हम सरकार को मजबूर कर सकेंगे इन सब कदमों को उठाने के लिए। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। जाने से पहले यहाँ पर राष्ट्रगीत होगा, लेकिन राष्ट्रगीत से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी मैंने यात्राएं की हैं उन सब में एक यात्रा का संकल्प गीत भी बनता था। पहला गीत तो मुझे किसी ने पुराना गीत दिया था लता मंगेशकर का, अयोध्या के बारे में, राम के बारे में, उसका मैंने प्रयोग किया था, किसी से बनवाया नहीं था। लेकिन उसके बाद आगे चल करके जो यात्राएं हुई उनमें कई तो रविंद्र जैन ने गीत बनाए, लेकिन इस बार इस यात्रा को शुरू करने से पहले मुझे एक फिल्म देखने का मौका मिला था और वो फिल्म थी काले धन के बारे में। उस फिल्म के जो निर्माता थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जो कि हैदराबाद के हैं, जिनका नाम है मणिशंकर। उस मणिशंकर ने मुझे कहा कि आप फिल्म देखिए, क्योंकि मैंने फिल्म तो आपके वक्तव्यों को सुन करके, पढ़ करके उसके कारण बनाई है, उससे प्रेरित होकर के बनाई है कि अगर विदेशों में इतनी सारी संपत्ति है, भारत का खजाना है, तो मैंने बनवाई है। मैंने अपनी लड़की को कहा कि उनको संपर्क करो, उन्होंने हमको फिल्म दिखाई थी, अच्छी फिल्म थी, उनको संपर्क करो और उनसे पूछो कि कोई ऐसा गीत उसमें है क्या कि जो मेरे इस यात्रा का संकल्प गीत से हो सके। उनसे संपर्क किया, मणिशंकर जी ने कहा कि नहीं, उस फिल्म में ऐसा कोई गीत नहीं है, लेकिन मैं अगर एक बार बात कर लूं अडवाणी जी से कि उनके मन में क्या क्या है, तो मैं उसको जरूर उनके हिसाब से मैं बना दूंगा। और उन्होंने मुझसे बात की। मैंने उनको कहा कि 3 उद्देश्य मुझे चाहिए, महंगाई के खिलाफ भी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी चाहिए, काले धन के संदर्भ में भी चाहिए, अच्छा शासन भी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त यह है कि आप भी उसमें गाएंगे। मैंने कहा मेरा संगीत से दूर का भी संबंध नहीं, संगीत सुन करके अच्छा लगता है, लेकिन मैं गा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गाइए मत, आप खाली बोलिए, 2-4 वाक्य शुरू में बोलिए, 2-4 वाक्य अंत में बोलिए, मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा जरूर करिए। मैं इतनी लंबी भूमिका आपको बता रहा हूं इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप भी गीत सुने। वो गीत पूरा होने के बाद ही राष्ट्रगीत होगा और अपनी सभा समाप्त होगी, लेकिन आप गीत ध्यान से सुने और वो गीत जब समाप्त भी होगा तो उसके बाद भी जो 2 शब्द मैंने कहे हैं वो भी सुने। और बीच में ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि इस गीत का शीर्षक है अब बस, हर एक स्थान पर कि भाई अब हिसाब लेंगे, अब बस। एक एक चीज में एक जान है, जिसमें नौजवान खड़े होकर के सचमुच गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अब बस। तो जहां पर जो नौजवान खड़े होकर के कह सके तो वो भी कहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ध्यान से पूरा सुनेंगे तो इस यात्रा का संदेश पूरा प्राप्त होगा, ऐसे मैं मानता हूं। कई स्थानों पर इसको कहा गया है, मैं आशा करता हूं कि यहां पर भी लगाया होगा सीडी।
लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। खर्चा बढ़ता जाता है, करे गुजारा कैसे? हर एक नंबर से मिले न राशन।